कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और एपिसोड देखने के बाद अपने किताब से दिए गए सवालों को जरूर बनाते होंगे। अगर नहीं बनाते हैं तो वो बनाना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हम फिजिक्स में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और आगे पढ़ेंगे और फिजिक्स का पार्ट चुंबकत्व तथा द्रव्य को पढ़ते हुए आज का एपिसोड हम समाप्त करेंगे। तो कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स भाग 4। यह थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी भाग होगा। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की एंथैल्पी, स्वतः प्रवर्तिता यानी स्पॉन्टेनिटी एवं गिब्स एनर्जी यानी गिब्स ऊर्जा। आइए शुरू करते हैं अभिक्रियाओं की एंथैल्पी से। पहला प्रकार है मानक दहन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा CH नेगेटिव से भी दिखाते हैं। दहन अभिक्रियाओं प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होती है। ये उद्योग, रॉकेट, विमान एवं जीवन के अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण होती हैं। मानक दहन एंथैल्पी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यह किसी पदार्थ की प्रति मोल एवं एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके दहन के फलस्वरूप होता है। खाना पकाने वाली गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन गैस होती है, जिसको हम C4H10 से भी दिखाते हैं। ब्यूटेन के 1 मोल के दहन में 2658 किलोजूल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यह रही इक्वेशन जिसमें C4H10 यानी ब्यूटेन 13/O2 स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का और 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 5 मोल वाटर के बनाते हैं। मानक दहन एंथैल्पी की वैल्यू -2658.0 किलोजूल पर मोल है। वहीं ग्लूकोज का अगर हम रिएक्शन देखें, C6H12O6 + 6O2 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मोल वाटर के बनाते हैं। इसमें आपका मानक दहन एंथैल्पी -2802.0 किलोजूल मोल होगा। हमारे शरीर में भी दहन के प्रक्रम की तरह भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यद्यपि अंतिम उत्पाद कई प्रकार की जटिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी से बनते हैं, जिनमें एंजाइम का उपयोग होता है। आइए पढ़ते हैं परमाणविक एंथैल्पी को। हाइड्रोजन के 2 मोल के परमाणविक करण के इस उदाहरण पर विचार करें। हाइड्रोजन से 2 मोल H के बनते हैं। इसका परमाणविक एंथैल्पी 435.0 किलोजूल पर मोल है। आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में डाइहाइड्रोजन के HH बंधों के टूटने से H परमाणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को परमाणविक करण एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी रासायनिक अभिक्रियाओं में आबंध टूटते एवं बनते हैं। आबंध टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आबंध बनने में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा को रासायनिक आबंधों के टूटने एवं बनने वाले ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। रासायनिक आबंधों से जुड़े एंथैल्पी परिवर्तनों के लिए ऊष्मागति में 2 अलग पद प्रयुक्त होते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी, माध्य आबंध एंथैल्पी। आइए हम उनकी चर्चा द्विपरमाणु
एवं बहुपरमाणुक अणुओं के संदर्भ में करते हैं। द्विपरमाणुक अणु में निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करें। 1 मोल डाइहाइड्रोजन के विद्यमान सभी आबंध टूटते हैं। H2 makes 2H और इसका डेल्टा HH यानी आबंध एंथैल्पी 435.0 किलोजूल पर मोल है। इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन HH आबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। आबंध वियोजन एंथैल्पी उस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैस से सहसंयोजक यौगिक के 1 मोल आबंध टूटकर गैसीय उत्पाद बने। बहुपरमाणुक अणु यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम एक बहुपरमाणुक अणु CH4 पर विचार करते हैं। इसके परमाणुीकरण के लिए ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं इस प्रकार दी जाती हैं। CH4 से कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं। इसमें आपका आबंध एंथैल्पी 1665 किलोजूल पर मोल है। बहुपरमाणुक अणु में मीथेन में 4 CH आबंध समान है, इसलिए मीथेन अणु में सभी CH आबंधों की आबंध दूरी एवं आबंध ऊर्जा भी एक समान है। तथापि प्रत्येक CH आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भिन्न भिन्न है जो नीचे दी गई है। CH4 गैस से कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 1665 किलोजूल पर मोल होती है। अब हम CH4 में CH बंध की औसत आबंध एंथैल्पी परिभाषित करते हैं। CH4 में 1/4 डेल्टा AH यानी एसोसिएटेड एंथैल्पी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा AH नेगेटिव। डेल्टा AH नेगेटिव हमारा 1665 किलोजूल पर मोल था। उस हिसाब से हमारा आंसर 416 किलोजूल पर मोल आता है। हम देखते हैं कि मीथेन में CH बंध की औसत आबंध एंथैल्पी 416 किलोजूल पर मोल है। यह पाया गया कि विभिन्न यौगिकों जैसे CH3, CH2Cl, CH3NO2 आदि में CH बंध का औसत आबंध एंथैल्पी मान एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। आइए पढ़ते हैं विलयन एंथैल्पी को। किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी एवं एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके 1 मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। अनंत तनुता पर विलयन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ का विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाता है जबकि आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य है। डेल्टा SOLH इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नेगेटिव प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H। जल में AB की विलयन एंथैल्पी डेल्टा SOLH एवं जलीयकरण एंथैल्पी डेल्टा हाइड्रेशन H के मानों द्वारा इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए डेल्टा SOLH धनात्मक होता है, इसलिए अधिकांश यौगिकों की जल में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो यौगिक का विलयन नहीं बनता है। जब एक आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है तब इसके आयन क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं। तब ये विलयन में अधिक स्वतंत्र होते हैं, परंतु उसी समय इन आयनों के विलयीकरण भी होता है। इसे एक आयनिक यौगिक AB के लिए आरेखीय रूप में दर्शाया जाता है। आइए पढ़ते हैं जालक एंथैल्पी को। एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब 1 मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। चूंकि जालक एंथैल्पी के प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं जहां एक एंथैल्पी आरेख बनता है, उसे बॉन हेबर साइकिल कहते हैं। अब हम इस जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलयन एंथैल्पी का परिकलन कर सकते हैं। डेल्टा सॉल्यूशन H नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नेगेटिव प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H नेगेटिव। NaCl के 1 मोल के लिए जालक एंथैल्पी डेल्टा लैटिस H नेगेटिव इज इक्वल टू -788 किलोजूल पर मोल है।
नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान केंद्र की गति को समझेंगे और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ, द्रव्यमान केंद्र की गति को जानते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद हम कणों के निकाय का भौतिक महत्व को समझेंगे। इसीलिए समीकरण को फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं, mr बराबर सिग्मा mi/ri बराबर m1r1 प्लस m2r2 mn/rn तक। दोस्तों, अब ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा, m dr/dt बराबर m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस mn dRn/dt, या mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn तक, जहाँ v1 बराबर dr1/dt ये पहले कणों का वेग को दर्शाता है, वहीं v2 बराबर dr2/dt दूसरे कणों का वेग को बताता है, और v बराबर dr/dt द्रव्यमान केंद्र का वेग को बताता है। अब समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा कुछ ऐसा, m dv/dt बराबर m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt प्लस mn dvn/dt, या ma बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस mnan, जहाँ a1 बराबर dv1/dt पहले कण का त्वरण को बताता है, वहीं a2 बराबर dv2/dt दूसरे कण का त्वरण को बताता है, और a बराबर dv/dt द्रव्यमान केंद्र का त्वरण को बताता है। दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार पहले कण पर लगने वाला बल है F1 बराबर m1a1 और दूसरे कण पर लगने वाला बल है F2 बराबर m2a2। तब हम समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस fn तक। दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम से जानते हैं कि ये आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाप के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए समीकरण में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। तो समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर f ext, जहाँ f ext निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बाह्य बलों का सदिश योग को बताता है। दोस्तों, ma बराबर f ext समीकरण बताती है कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के कुछ गुण को समझते हैं। यदि कोई निकाय किसी बाहरी बल का अनुभव नहीं करता है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहेगा, या यदि वह पहले से ही चल रहा है तो निरंतर वेग से आगे बढ़ेगा। दूसरा गुण है कि यदि कोई बाहरी बल है तो F बराबर ma के अनुसार द्रव्यमान केंद्र त्वरित हो जाता है। और तीसरा गुण है, खास तौर पर न्यूटन के नियमों का पालन करते हुए एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र को एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में भी माना जा सकता है। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र को
चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बल्ला को हवा में फेंका जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि बल्ला के विभिन्न भाग काफी जटिल पथों का अनुसरण करते हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा। दोस्तों, परवलयाकार पथ में विस्फोट को समझते हैं। दोस्तों, किसी प्रक्षेप्य के खंडों का द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद भी उसी परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर यह विस्फोट न होने पर भी चलता। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखीय संवेग की परिभाषा करने वाला व्यंजक है P बराबर mv। अब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F बराबर dp बटे dt, जहां F कणों पर आरोपित बल को दर्शाता है। आइए दोस्तों, n कणों के निकाय के लिए संवेग को समझते हैं। माना कि n कण का द्रव्यमान है m1 m2 mn तक और n कणों का वेग है v1 v2 vn तक। अब पहले कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m1 v1 और दूसरे कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m2 v2। अब n कणों के इस निकाय का कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम समीकरण को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस pn तक, या m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। समीकरण को तुलना करने पर हमें मिलता है P बराबर mv, जहां P रेखीय संवेग को दर्शाता है, m कण के द्रव्यमान को और v कणों के वेग को दर्शाता है। अब पहले के समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक नया समीकरण मिलता है dp बटे dt बराबर m dv बटे dt बराबर ma। अब समीकरण को तुलना करने पर हम पाएंगे dp बटे dt बराबर f ext। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों की निकाय के लिए लागू किया जाता है। अब यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो समीकरण के आधार पर dp बटे dt बराबर शून्य होगा या p बराबर अचरांक होगा। अतः जब कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है। यह कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम को बताता है। आइए दोस्तों, रेखीय संवेग का संरक्षण के कुछ गुण को समझते हैं। जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखें। और दूसरा गुण है कि यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। दोस्तों, अब हम भारी नाभिक का विखंडन को समझेंगे। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक भारी नाभिक Ra दो हल्के नाभिक Rn तथा अल्फा कण He में विखंडित हो रहे हैं। वहीं दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि उसी भारी कण Ra का विरामावस्था में द्रव्यमान केंद्र का विखंडन हो रहा है। अब दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। इस प्रकार निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में ही रहता है। आइए दोस्तों, अब हम दो नक्षत्रों का बाइनरी निकाय को समझेंगे। आप चित्र को देखिए और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, चित्र में S1 बिंदु युक्त रेखा को दर्शाता है और S2 ठोस रेखा को दर्शाता है, जो बाइनरी निकाय को बनाते हैं, जिसमें
निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में होता है। वहीं दूसरे चित्र में उसी बाइनरी निकाय को संबोधित करता है जब द्रव्यमान केंद्र C स्थिर अवस्था में रहता है। आइए दोस्तों, दो नक्षत्रों के बाइनरी निकाय के कुछ गुण को जानते हैं। बाइनरी निकाय बनाते हुए दो नक्षत्रों का द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति होता है और द्रव्यमान केंद्र के परित नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने द्रव्यमान केंद्र की गति को सीखा और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल को समझेंगे और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग के संबंध को भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 से अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को विस्तार से समझें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्ग 16 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन से। सबसे पहले हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन के विरचन की। ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन बनता है। रिएक्शन अगर आप देखना चाहें तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। 2KClO3 अगर हम इसको गर्म करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में तो हमको 2KCl + 3 ऑक्सीजन मिलता है। ये जो 3O2 है इसको डाई ऑक्सीजन कहते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल में वियोजन। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम H2O और O2 में डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि हम उसे तोड़ते हैं। तो ये शुरुआत के दो तरीके मैंने आपको बताए डाई ऑक्सीजन के विरचन के। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन के गुणों की। डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 स्थायी समस्थानिक हैं, 16O, 17O तथा 18O। डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातु तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करती है। आपने देखा होगा जितनी भी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, उसमें O2 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन तो होती ही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डाई ऑक्सीजन है वो केवल कुछ धातु या कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी
रिएक्शन करती है या फिर सीधी क्रिया करती है। अब हम बात करते हैं सामान्य ऑक्साइड की। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विआंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। सामान्य नियम के अनुसार केवल अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड मतलब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वो भी अम्लीय होते हैं। जो ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड वाला। इसको अंग्रेजी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं और ऐसी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है, खासकर ये कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। यह ओजोन परत धरती को पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। अब देखते हैं इस ओजोन का विचरण। ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा नीरव वैद्युत विसर्जन से गुजरे जाने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और ये केवल 10% ही परिवर्तित होती है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे जो ऑक्सीजन है वो O3 में बदल गई। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू +142 किलोजूल पर मोल होती है। अब बात करते हैं ओजोन के गुणों की। शुद्ध ओजोन एक हल्की पीत नीली गैस, गहरा नील द्रव तथा बैगनी काला ठोस होती है। आपको ये रंग जानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब ओजोन ठोस अवस्था में होती है तो उसका रंग कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर अवस्था में ओजोन का रंग कैसा होता है। ओजोन की अभिलक्षणिक गंध होती है और थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती। ओजोन ऊष्मगतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी यानी कि अनस्टेबल है। ओजोन की उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोटक हो सकती है। अगर ओजोन हाई कॉन्सेंट्रेशन में कहीं पर मौजूद है तो वहां पर एक ब्लास्ट होने की संभावना होती है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ओजोन का स्रोत क्या होता है, वो कैसे निकलती है या फिर कहां से वो निकल सकती है, तो मैं आपको इसका एक मुख्य उदाहरण देना चाहता हूं। जो ओजोन है वो सुपरसोनिक जेट से निकलती है। सुपरसोनिक जेट क्या होते हैं, मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं। सुपरसोनिक जेट वो जहाज होते हैं जो ध्वनि की गति से तेज उड़ते हैं। तो सुपरसोनिक जेट के पीछे जो एग्जॉस्ट लगा होता है उसमें से ओजोन निकलती है। बाकी ओजोन की अगर हम कुछ रिएक्शंस देखना चाहें तो वो NO से रिएक्ट करके NO2 और O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन देती है। ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओजोन पहले डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में था, उसके बाद उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और डबल बॉन्ड राइट साइड में आ गया। तो ये ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सल्फर के अपर रूप की। विषम लंबाक्ष सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, यह पीले रंग का होता है। विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के CS2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। तो ये होता है विषम लंबाक्ष सल्फर या फिर अल्फा सल्फर। अब हम बात करते हैं एकंताक्ष सल्फर की, जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। सल्फर के इस अपर रूप को बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक तश्करी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। दोनों प्रकार के सल्फर में S8 अणु होते हैं। तो ये है एकंताक्ष सल्फर या फिर बीटा सल्फर। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सबसे पहले बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की।
वायु या ऑक्सीजन में जलाकर। हम सल्फर को वायु में जलाकर या फिर ऑक्सीजन में जलाकर सीधा सीधा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। यहाँ पर हमने FeS2 को ऑक्सीजन में गर्म किया है और उससे हमें Fe2O3 और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिला है। तो ये इसका दूसरा तरीका है। अब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के गुणों की। सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। यह कक्ष ताप व वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है तथा 263 केल्विन पर उबलती है। आप रिएक्शन देख सकते हैं SO2 का पानी के साथ। अगर आप SO2 को पानी में मिला देते हो तो एक खास प्रकार का अम्ल मिलता है जो कि है H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अभिक्रिया करने पर देता है। यह आपकी अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ने चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी और हमें SO2Cl2 दे दिया। यह वेनेडियम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अगर SO2 को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे और साथ में V2O5 यानी कि वेनेडियम उपस्थित हो तो ये हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो ये थे सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। अब हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्लों की। सल्फर का पहला ऑक्सो अम्ल होता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसका फॉर्मूला H2SO3 है और डायग्राम आपके सामने है। आप डायग्राम, फॉर्मूला और उसका नाम साथ साथ लिखते जाइए और इनको आपको बाद में याद भी करना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है। ये तो काफ़ी पॉपुलर है तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। उसके बाद आता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम ओलियम कहते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर एसिड है। अगर आप ओलियम में पानी मिला देंगे तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है। तो आप इसका डायग्राम और फॉर्मूला और नाम तीनों चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। सबसे पहले बात करेंगे उसके उत्पादन की। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। संस्पर्श प्रक्रम को अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। पहला जो इसका स्टेप होता है या फिर पहला जो इसका चरण होता है उसमें हम सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। फिर हम V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 का SO3 में परिवर्तन करते हैं। और तीसरा और आखिरी चरण, इसमें हम SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके H2S2O7 प्राप्त करते हैं। ये होता है पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्ट्रक्चर। आप इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए। हालांकि ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता पर आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार दिखता है और वो काम कैसे करता है। अगर आप इसमें देखें तो हमने सबसे पहले एयर जो कि हवा है उसे डाला एक सल्फर बर्नर में। सल्फर बर्नर में सल्फर पहले से मौजूद होगा। हवा को हम सल्फर के साथ जलाएंगे, उससे हमें इम्प्योर SO2 और साथ में कुछ O2 मिलेगा। फिर हम इसको डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास कराएंगे। ये सारी धूल मिट्टी को अलग कर देगा। उसके बाद हम इसे एक वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, मतलब इसमें हम बेसिकली धोएंगे इस चीज़ को, SO2 और O2 को। ऊपर से वाटर स्प्रे आ रहा है तो इसको धोएंगे, फिर ये ऊपर जाएगा। उसके बाद ये एक ड्राइंग टावर में जाएगा जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का छिड़काव होगा ऊपर से। फिर ये सूख जाएगा क्योंकि H2SO4 पूरे पानी को सोख लेता है और यहाँ से वेस्ट एसिड बाहर निकल जाएगा।
फिर जो ड्राई SO2 प्लस O2 है वो आगे बढ़ेगा और फिर वो कुछ प्योरीफायर से और प्री हीटर से होके गुजरेगा। प्योरीफायर उसको पूरा साफ कर देंगे और प्री हीटर उसमें से जितनी भी बची कुची गंदगी होगी उसको गर्म करके निकाल देंगे। फिर ये कैटालिटिक कन्वर्टर से जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर में V2O5 मौजूद है। ये फिर जब आगे बढ़ेगा तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी और ये SO3 में कन्वर्ट होके फिर आगे बढ़ेगा। फिर आगे एक और खांचा होगा जिसमें ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का छिड़काव हो रहा होगा और फिर हमें बाहर ओलियम मिल जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया। आप इस डायग्राम को बना लीजिए और पूरा लिख लीजिए इसको, जो भी लेबलिंग दी हुई है। और ये डायग्राम आपकी NCERT में भी बना हुआ है। आप वहाँ जाकर इसको दोबारा देखिएगा और जो मैंने समझाया है उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों की। सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। यह जल में अत्यधिक ऊष्म निर्गमन के साथ घुलता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीमे धीमे डालना चाहिए तथा उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए करने को कहते हैं क्योंकि अगर आप उल्टा करेंगे, यानी कि अगर आप अम्ल के ऊपर जल डाल देंगे तो वहां पर एक ब्लास्ट होने के चांसेस हैं और इससे आपको जल सकता है, आपको लग सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको जल में अम्ल को धीरे धीरे कम मात्रा में डालना चाहिए और उसे हिलाते रहना चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। निर्जलन मतलब ये पानी को सोख लेता है। यह नम गैसों को शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा, जब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा, उसमें जो हमारा पीछे से एक मिक्सचर चल के आ रहा था उसे जब हमें सुखाना पड़ा तो उसके लिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी ये चीज़ देखी थी कि जो पीछे से चल के मिक्सचर आ रहा था उसको हमें सुखाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करना पड़ा था। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। आप इसे आगे देखेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें हर जगह जहाँ पर भी हमको ऑक्सीडेशन करना होता है हम मोस्ट ऑफ द टाइम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही लेते हैं। तो ये थे सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। सल्फ्यूरिक अम्ल इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। परीक्षा में इससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज हमने वर्ग 16 के यौगिकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद जानेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुणों को। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस को।
और अंत में स्थायी चुंबक को। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय का तीसरा और अंतिम भाग, पहले विषय चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण से। दोस्तों, चुंबकीय पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। दूसरा प्रकार कहलाता है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, और तीसरा और अंतिम भाग कहलाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। आइए अब इन तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों से जुड़े गुणों को जानते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों, ऐसे पदार्थ अपने अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को विकर्षित कर अपने से दूर भेज देता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है और इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे काई m से दर्शाया जाता है, यह एक छोटी तथा ऋणात्मक राशि होती है। इसके अलावा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसे μr से दर्शाया जाता है, इसका मान 1 से कुछ कम होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं बिस्मिथ, तांबा, सीसा तथा सिलिकॉन। आइए अब दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी अचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक के गुणों को जानते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ही भांति जब किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस पदार्थ के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण यादृच्छिक यानी रैंडमली फैला रहता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, ये सभी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक छोटी तथा धनात्मक राशि होती है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से अधिक होता है। और दोस्तों, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम। आइए अब जानते हैं तीसरे पदार्थ यानी लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, इन सभी डोमेन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता एक विशाल तथा धनात्मक राशि होती है और इसकी तुलनात्मक भेद्यता का मान 1 से अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते।
ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल तथा गैडोलीनियम। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे अगले विषय यानी चुंबकीय शैथिल्य अर्थात हिस्टेरिसिस की। दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों में B यानी चुंबकीय क्षेत्र और H यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संबंध बहुत जटिल होता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पदार्थ शुरू में एकदम विचुंबकित यानी इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अब हम इसको परिनालिका में रखते हैं और परिनालिका में धारा का मान बढ़ाते हैं। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ता है और अंत में संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि वक्र OA में चित्रित किया गया है। इससे आगे चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं है। फिर हम H यानी चुंबकीय तीव्रता को घटाते हैं और घटाते हुए शून्य पर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ H बराबर 0 है किंतु चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान शून्य नहीं है, यह वक्र AB द्वारा प्रदर्शित है। दोस्तों, जब H का मान शून्य होता है तो ऐसे में B का मान पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता या चुंबकत्व अवशेष कहलाता है। दोस्तों, परिनालिका में धारा की दिशा उलट देते हैं और धीरे धीरे इसका मान बढ़ाते हैं। फलस्वरूप कुछ डोमेन पलटकर अपना विन्यास बदल लेते हैं जब तक कि अंदर परिणामी क्षेत्र शून्य न हो जाए, और यह वक्र BC द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, C बिंदु पर H का मान पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। प्रतिलोम धारा का परिमाण बढ़ाते जाने पर हम एक बार फिर से संतृप्तता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वक्र CD यही दर्शाता है। अब एक बार फिर हम धारा को कम करते हैं और इसे फिर से उलट दिया जाता है, जैसा कि वक्र EA में दिखाया गया है। यह चक्र दोहराया जाता रहता है। जब H को कम किया जाता है तो वक्र OA पुनः अनुरेखित नहीं होता। और दोस्तों, यह परिघटना चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस कहलाती है। आइए अब बात करते हैं स्थायी चुंबक की। दोस्तों, ऐसे पदार्थ कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घ काल के लिए बनाए रख सकते हैं। स्थायी चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह एक चुंबक बन जाती है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी परिनालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए और उस परिनालिका में नियत दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ को चुंबकित कर देता है, जैसा कि यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। दोस्तों, चुंबकीय शैथिल्य वक्र हमें स्थायी चुंबकों के उचित पदार्थ चुनने में सहायता करते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ावों या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। इसके अलावा पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टील की छड़ और एक नर्म लोहे की छड़ है। अब दोनों में से बेहतर चुंबकीय पदार्थ चुनने के लिए हमें दोनों के चुंबकीय शैथिल्य वक्र की तुलना करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टील ऐसा ही एक पदार्थ है। इसकी धारणशीलता नर्म लोहे से कुछ कम है, पर नर्म लोहे की निग्राहिता इतनी कम है कि सब गुणों को सोचें तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील लोहे से बेहतर है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और इसी के साथ समाप्त होता है ये अध्याय भी।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।